हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आईबीएसई आईओ का अभी हमने सेट 1 पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। अब स्टार्ट हो रहा है सेट 2। तो हमारा इससे पहले ज्योग्राफी का सेट 2 आया है और आज हम लोग पॉलिटी का सेट 2 स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो प्रोविजंस है रिजर्वेशन का शेड्यूल कास्ट का वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। 330, 331, 332 और 333। देखिए या तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से क्वेश्चन आते हैं और या फिर जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जो सीरीज़ वाइज होते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो उन वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर बात करते हैं रिजर्वेशन की शेड्यूल कास्ट की, तो देखिए आर्टिकल जो 330 है उसमें बात की गई है रिजर्वेशन SC ST की लोकसभा में, जिसका राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 330। उसके बाद अगर हम और आर्टिकल की बात करें, 331 की बात करें, तो इस आर्टिकल में बात की गई है रिप्रेजेंटेशन की किसके, एंग्लो इंडियन। देखिए एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में दो किए जाते हैं, किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। तो उनका रिप्रेजेंटेशन की बात किस आर्टिकल में की गई है, 331 में। ये तो हो गया लोकसभा, ये दोनों हो गए लोकसभा के पार्ट, 330 और 331। अब बात करते हैं 332। 332 में क्या है कि रिजर्वेशन है SC ST का ही, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में। और फिर 333 में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा एंग्लो इंडियन का इन लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए ऊपर के जो दोनों आर्टिकल हैं वो उनमें लोकसभा में की गई है। पहले वाले आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स दोनों का रिजर्वेशन। सेकेंड 331 में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। उसके बाद जो 32 33 है वो दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। तो इनमें 332 वाला SC ST का है और 333 वाला एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 330। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये रेट का पार्ट है, आर्टिकल 32, जिसको BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। तो देखिए ये सब कुछ पॉइंट्स आते हैं और या तो इससे दो टाइप के क्वेश्चन आता है। एक ये आता है कि ये सारे ऑप्शन में रहते हैं और इनमें से कोई एक रहता है क्वेश्चन में, तो वो किससे रिलेटेड है। और दूसरा इस तरह से मैचिंग में आ जाते हैं कि इनको आपस में बताएं कि कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए इनका पहले मतलब पता होना चाहिए। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरारी, क्योरेंटो। तो देखिए हेबियस कॉर्पस जो होती है ये एक रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू निकलती है, जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन डिटेन किया जाता है, यानी कि जो बंदी बनाया जाता है, वो पर्सन क्या करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और कह सकता है कि वो किस राइट के थ्रू उसको बंदी बनाया गया है। मतलब और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है जिसका नाम है हेबियस कॉर्पस। और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि वो पुलिस वाला या जो भी जिस भी कमेटी की वजह से वो बंदी बनाया गया है, डिटेन किया गया है, उससे पूछता है कि आपने किस मैटर में इसको डिटेन किया है। अगर वो मैटर इलीगल होता है तो उस सुप्रीम कोर्ट उसको वहाँ से फ्री भी कर सकता है, उस डिटेन पर्सन को फ्री भी कर सकता है। तो ये होता है हमारा हेबियस कॉर्पस। सेकेंड है हमारा मैंडमस। देखिए मैंडमस को हिंदी में परमादेश कहते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट उसका जो जुरिडिक्शन, जो डोमेन होता है उसको बताता है। जैसे मान ली कोई ऑफिसर्स होते हैं, वो जैसे उनका कुछ एरिया बटा होता है ना कि आप इस एरिया में काम करेंगे, आप तो ये नहीं कि वो अपने उससे निकल कर बाहर अपने डोमेन के बाहर जाकर वो काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उसको वो ये रिट के थ्रू ये कह सकता है कि आप किस हक से आप ये काम कर रहे हैं, अपने एरिया में रह के काम करें। तो ये वाला जो होता है ये मैंडमस होता है। इसमें ये किसी ऑफिसर को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है। प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन और सर्टियरारी ये जो होता है ये कोर्ट्स के बीच में होता है। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट होती है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट को रोकती है। जब ये तब होता है जब जैसे किसी मैटर पे कोई वो
कानून उसका वो चला रही है, अपना कोई मैटर चल रहा है कोर्ट में, तो उस टाइम वो सुप्रीम जो ऊपर वाली कोर्ट होती है वो एक्शन ले सकती है, वो उसको भेजती है रिट कि आप यहाँ पर रुक जाइए, आप ये गलत कर रहे हैं। मतलब अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके वो काम कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको ऊपर अपर कोर्ट जो है वो इस रिट के थ्रू उसे रोक सकती है। सर्टियोरारी में क्या है कि वो एक पास कर चुका है, कानून पास कर चुका है, उसके बाद जो अपर कोर्ट है वो जारी करती है कि आपने ये गलत काम किया है। तो ये कोर्ट्स के बीच में होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि प्रोहिबिशन में काम चल रहा होता है तब वो रिट जारी करती है, और सर्टियोरारी जो रिट होती है वो एक्शन लिया जा चुका होता है उसके बाद जारी करती है। मतलब और क्यो वारंटो जो है वो ये कहता है कि वो ये ऐसी रिट है कि जैसे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे ना हो, यानी कि लीगल हो चाहे इलीगल हो, अगर वो किसी पोस्ट पे है तो उससे ये पूछा जा सकता है कि आप इस पोस्ट पे किस हक से बैठे हैं। मतलब ये बहुत नॉर्मली लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। क्यो वारंटो जो है वो ये है। अब बात आती है कि मैंडेमस और क्यो वारंटो में क्या फ़र्क है। तो देखिए, मैंडेमस में ये पता होता है कि जो जिस ऑफिसर के अगेंस्ट ये बात की जा रही है कि वो अपने जो उनका जुरिडिक्शन एरिया उसके डोमेन में रह के काम करें, तो वो एक ऑफिसर ही होता है, वो कोई भी फर्जी इंसान नहीं होता। लेकिन क्यो वारंटो में हमें नहीं पता होता है कि वो एक मतलब उस पोस्ट पे एक ऑफिसर है या फिर वो ऐसे ही एक इलीगल पर्सन है, मतलब फर्जी आदमी है। तो ये दोनों फ़र्क होता है। अब बात करते हैं मैचिंग की। तो देखिए, हेबियस कॉर्पस जो होता है ये डिटेन वाला होता है, डिटेंशन वाला होता है, यानी कि लेट अस हैव द बॉडी। उसमें क्या कहता है कि आपके पास एक बॉडी है और ये किस हक से है, ये चीज़ होती। तो A4 हो गया हमारा। मैंडमस वी कमांड थर्ड हो जाएगा। प्रोहिबिशन है कि वो काम चल रहा होता है और अपर कोर्ट जो होती है नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट को ये रेट भेज सकती है कि फिफ्थ रेट्स टू सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये फिफ्थ हो जाएगा। सर्टियोरारी है, सर्टियोरारी में काम हो चुका होता है उसके बाद वो कहता है, तो ये हो जाएगा बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। ओके, उसके बाद है क्यो वारंटो। तो देखिए इसमें क्या है कि वो एक कोई भी इंसान है उससे कहा जाता है कि वो किस अथॉरिटी से पोस्ट पे है, इस जगह पर है, तो बाय विच अथॉरिटी, ये वारंटो। तो ये इनको थोड़ा सा ध्यान के याद कर लिएगा। और अगर हम मैच करें इसमें कौन सा है, तो मिनिस्टर इन द गवर्नेंस, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर सेक्रेटरीज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखिए कैबिनेट जो वर्ड है ये आया है 44th अमेंडमेंट जो हुआ था उसके थ्रू जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, ये पहले से नहीं था। तो इस वर्ड को 44 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। और दूसरी बात ये है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम, तो ये आ जाएगा मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्लियामेंट में आंसरेबल होंगे, वहाँ पर उत्तरदायी होंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक, आंसर हमारा बी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, उनको देखते हैं। द नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वॉज 18। ये कह रहे हैं कि जो सेंटर में जो मिनिस्टर थे उन मिनिस्टर्स का नंबर 18 था। कब? जब ये 15 अगस्त 1947 में बनी थी। सेकेंड है हमारा, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एट प्रेजेंट एट 58। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल डेट सही है और नंबर सही है मिनिस्टर का 18 थे, और प्रेजेंट टाइम में जो सेंटर्स में जो मिनिस्टर हैं उनका नंबर है 58। तो हमारे बोथ 1 एंड 2 राइट हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये 58 कौन से हैं, तो देखिए इसमें 25 जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और 24 जो हैं वो स्टेट्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और 9 मिनिस्टर हैं जिनको इंडिपेंडेंटली चार्ज दिया गया है, यानी कि 9 मिनिस्टर स्टेट के ऐसे हैं जिनको इंडिपेंडेंटली चार्ज दिया गया है। तो ये टोटल मिला के 58 मिनिस्टर्स हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। देखिए हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, AGI होता है। और इसकी काफ़ी हमने बताया था, इसका काम बताया था और इसकी लिमिटेशन भी बताई थी। इसका काम ये होता है कि ये किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है
और ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच की कड़ी होती है। तो ये किसके किसके लिए काम करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। ये तो हो गया। अब ये किस आर्टिकल के अंदर होता है? ये इसका आर्टिकल होता है 76। आर्टिकल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। 76 ये तो हो गया सेंटर का। ऐसे ही एक स्टेट का होता है। तो जो स्टेट वाला होता है उसे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट होता है। और उसका आर्टिकल होता है 165। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं। तो स्टेट वाला जो होता है वो भी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। इंडिया का है तो एजीआई। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद इनकी इनकी लिमिटेशन में ये था कि ये कहीं भी किसी भी हाउस में बैठ सकता है, किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, और ये फ्रीली भी इंडिपेंडेंटली भी ये अपना केसेस सॉल्व कर सकता है। लेकिन सिर्फ वो केसेस सॉल्व नहीं कर सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा। तो इसकी ये लिमिटेशन होती है। और ये हाउसेस में बैठ सकता है लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता है। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफिसर, यहाँ पे पूछा गया सेकेंड लॉ ऑफिसर, तो वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी तुषार मेहता है। और अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। और ये सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है कि ये जो एजीआई होता है उनको असिस्ट करते हैं, उनके एक कंपेनियन समझ लिए होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। Next, with reference to Indian Parliament, consider the following statements. A member of Lok Sabha cannot be arrested by police under any case when the Parliament is in session. Members of Indian Parliament have the privilege of exemption from attendance as witness in the law courts. देखिए, ये दो इंडियन पार्लियामेंट के रेफरेंस में इन्होंने दो स्टेटमेंट कहे, पूछा है कौन सा सही है। तो पहला जो है वो ये कह रहा है कि जैसे सेशन चल रहा होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती है। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर सेशन चल रहा होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये इनका राइट होता है। दूसरा है कि इंडियन क्या होता है कि जो लॉ कोर्ट्स होती हैं उसमें उसमें एक स्पेशल उनको छूट दी जाती है। तो किनको दी जाती है? मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं कि उनकी जो लॉ कोर्ट्स होते हैं, लॉ कोर्ट्स में उनकी अटेंडेंस से कोई उनकी अटेंडेंस के विटनेस को लेकर उनको स्पेशल एक छूट दी जाती है। तो हमारे दोनों सही है यहाँ पर स्टेटमेंट, हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है क्योरम ऑफ राज्यसभा इज द क्योरम। देखो क्योरम क्या होता है? मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर होता है किसका? जो राज्यसभा या लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उनका, कि कितने कम से कम मेंबर हों जो हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई हम लोग पूरा सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो क्योरम कितना होना चाहिए? 1/10 होता है टोटल मेंबरशिप का 1/10। जैसे मान लिए 245 हैं हमारे राज्यसभा में 245, तो उनका 1/10 मेंबर होंगे, मिनिमम 1/10 मेंबर होंगे, तब हम राज्यसभा का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। देखिए जो मनी बिल, देखिए बिल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मनी बिल, एक होता है फिनेंशियल बिल। तो ये जो मनी बिल होता है ये आता है आर्टिकल 109 to 10। देखिए 110 में यानी कि 110 आर्टिकल में क्या बताया गया है? इसकी डेफिनेशन की बात की गई है, उसको डिफाइन किया गया है। और 109 में इसका प्रोसीजर बताया गया है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी कोई कोई रूल लाता है, कोई बिल लाता है, जैसे प्रेसिडेंट लाता है, तो उसको सबसे पहले जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो देखता है, उसके पास आएगा और वो ये चेक करेगा कि ये बिल मनी बिल है या फिनेंशियल बिल है। मनी बिल होता है तो वो क्या करता है कि वो उसे लोकसभा के थ्रू उसे पास किया जाता है। उसके बाद 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा को उसे पास करना होता है। और फिर वो बिल कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है
और प्रेसिडेंट की साइन होती है। लोकसभा से निकला और गया राज्यसभा के पास, तो 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा को उसे पास करना होता है। अगर वो पास ना भी करे तो भी बिल ऑटोमेटिकली जो है पास हो जाता है और वो सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। राज्यसभा क्या कर सकती है, उसको वापस भी भेज सकती है फिर से देखने के लिए। लोकसभा मान ली उसे सही नहीं लग रहा है तो वो वापस लोकसभा में भेज सकती है। लेकिन अगर फिर से मान ली लोकसभा को बिल सही नहीं लगा, उसे लगा कि हाँ राज्यसभा सही कह रही है, यानी कि उसका सजेशन सही है, तो वो उसे वहीं पे ख़त्म कर देगी। अगर मान ली उसे लगता है कि नहीं, तो वो फिर से पास करेगी राज्यसभा को, और तब राज्यसभा को उसे पास करना ही होगा और वो सीधे कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा साइन के लिए। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन डिसाइड करेगा कि बिल कौन सा है, मनी बिल है या फिनेंशियल बिल है। तो वो किसका काम होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो ये तय करेगा। अब बात करते हैं कि देखिए मनी बिल जो होता है इसमें इसकी डेफिनेशन में क्या क्या है, कि इसमें क्या होता है कि टैक्सेस जो होते हैं उनको, टैक्सेस पे काम किया जाता है। टैक्सेस को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या फिर जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उससे उसको बोरो करने की बात आ सकती है, और पार्लियामेंट से बोरो करने की बात आ सकती है। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं वो मनी बिल में होती हैं। अगर मनी बिल के साथ कोई और भी मैटर आता है, उससे रिलेटेड कोई और भी मैटर जुड़ा होता है, तो वो बिल फिनेंशियल बिल हो जाता है। फिनेंशियल बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है, 117 आर्टिकल के अंदर आता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके 110 में क्या है, डेफिनेशन है इसका पूरा, और 109 में क्या है, इसका प्रोसीजर की बात की गई है। तो इसे ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। लार्जेस्ट कमिटी, ओल्डेस्ट कमिटी, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए लार्जेस्ट कमिटी जो पार्लियामेंट की है वो है एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें क्या है कि इसमें 30 मेंबर्स हैं इसमें, और ये लोकसभा से अपॉइंट किए गए हैं। इसमें इसमें जो मेंबर हैं वो लोकसभा से अपॉइंट किए गए हैं। तो ये एस्टिमेट्स कमेटी है जो सबसे बड़ी कमेटी है। और जो सबसे ओल्डेस्ट कमेटी आता है वो है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सबसे ओल्डेस्ट कमेटी, इसे भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। देखिए क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा ज्यूरिडिक्शन होते हैं उसमें कई सारे होते हैं, एडवाइजरी, अपीलिएट, ये सब होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है किसी मैटर पे, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल, कोई भी मैटर हो, तो वो उस पर, लॉ का कोई भी मैटर हो, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है। तो एक होता है जैसे, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे, एक मैटर ऐसे होते हैं कुछ मैटर जिन पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी एडवाइस दे, चाहे ना दे, वो उसकी मर्ज़ी होती है। और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही होती है। तो वो कौन से मैटर होते हैं, वो होते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने भी मैटर होंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी मैटर होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही होगी। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानेगा या नहीं। तो ये प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, ये एकदम राइट है। वो चाहे माने चाहे ना माने, ये प्रेसिडेंट का मन है। और सुप्रीम कोर्ट कुछ मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन 26 जनवरी ये वाली डेट से पहले के जितने मैटर होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी होगी। तुम्हारा राइट आंसर बी हो जाएगा। विच इज़ द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। देखिए जैसे कहते हैं अपर हाउस, लोअर हाउस, तो लोअर हाउस हमारा हो जाता है लोकसभा, अपर हाउस हो जाता है राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में अपर चैम्बर किसे कहा गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे यहाँ पर लोकसभा होती है सेंटर की, ऐसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और राज्यसभा की तरह कौन होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो अपर चैम्बर कौन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज फर्स्ट लेबर एसोसिएशन इन इंडिया। देखिए इसमें जो फर्स्ट लेबर एसोसिएशन जो थी इंडिया में वो थी द बॉम्बे मिलहंस एसोसिएशन। और इनके हेड कौन थे, इनके हेड थे एन एम लोखंडे थे। ये एक मूवमेंट था इंडिया का, ट्रेड यूनियन मूवमेंट था।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। देखिए पूछा जाता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस किस हाई कोर्ट में है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। जजेस की भी बात आती है, सबसे ज़्यादा जजेस किस कोर्ट में है, सबसे कम किस में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए हाई कोर्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस जो हैं किस हाई कोर्ट में है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो इसका ये राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ जजेस किस कोर्ट में है, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ जजेस हैं, कितने हैं, 160 प्रेजेंट टाइम पे। बेंचेस गुवाहाटी हो गया और लार्जेस्ट नंबर ऑफ जजेस 160, ये कौन सा हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो हमारा स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है कौन सा, सिक्किम। सिक्किम जो है हमारा स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है। और यहाँ पर जजेस भी सबसे कम है, यानी कि कितने हैं, 3 हैं। सिक्किम जो है स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है और नंबर ऑफ जजेस भी सबसे कम है, कितने हैं, 3 हैं। इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा कि ओल्डेस्ट कोर्ट कौन सा है, तो ये जो कैलकाटा हाई कोर्ट है ये हमारा ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। अब देखिए प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट टोटल कितने हैं, 25 हैं। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। टोटल 25 हैं। और अभी लेटेस्ट वाला कौन सा है, आंध्र प्रदेश में जो अमरावती बना है वो है। और अगर हम बात करें जजेस की, तो देखिए मैक्सिमम 34 हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अभी प्रेजेंट कितने हैं, 30+1। +1 क्या है ये, देखिए 30 जजेस हैं हाई कोर्ट के, और ये 1 कौन है, ये 1 CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यानी कि 31 टोटल जजेस हैं और 25 हाई कोर्ट हैं। अभी लेटेस्ट वाला अमरावती है, आंध्र प्रदेश में जो बना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसके जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखता था अपने पास, वो है जम्मू कश्मीर। क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 में 370 हटा दिया गया, एबोलिशन ऑफ 370 हो गया। इसके ऊपर ये कौन सा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का इसको कहाँ से हक मिला था, ये 370 आर्टिकल से मिला था, और इसको हटा दिया गया 5 अगस्त को। तो इसका एबोलिशन हो गया। अब क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दी गई, अलग करके 2 यूटी बना दी गई और इंडिया में जोड़ दिया गया, यानी कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया पूरी तरह से। तो अब 2 यूटी कौन सी हैं, एक जम्मू कश्मीर है और दूसरी लद्दाख है, तो ये 2 यूटीज़ बन गई। अब बात कर लेते हैं हम कि पहले जब इसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें देखी जाती थी। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता था वो इनका आता था एक डिफेंस वाला, एक कम्युनिकेशन का और एक फॉरेन पॉलिसीज़। DCF एक डिफेंस, कम्युनिकेशन का और फॉरेन पॉलिसीज़, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखता था जब इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। अब ये पूरा का पूरा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया है और ये 2 यूटीज़ बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट्स अ फिनेंस कमीशन एवरी। देखिए फिनेंस कमीशन को कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने टाइम पे बनाता है, तो हर 5th ईयर या उससे पहले, अगर ज़रूरत होती है तो उससे पहले भी बना सकता है। तो वैसे वो हर 5th ईयर पे बनाता है। तो जैसे 14 वाला जो फिनेंस कमीशन था उसके हेड बहुत पूछे जाते थे। उसके हेड कौन से थे, YV रेड्डी थे। जो अभी चल रहा है वो करंट में, वो 15th चल रहा है, 15 चल रहा है, और उसके हेड कौन है, NK सिंह है। तो इसे ध्यान रखिएगा, 15th फिनेंस कमीशन चल रहा है, इसके हेड है NK सिंह। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा द एनुअल रिपोर्ट ऑफ UPSC सबमिटेड टू। देखिए UPSC जो एनुअल रिपोर्ट होती है किसे सबमिट करता है, किसको करता है, प्रेसिडेंट को करता है। थोड़ा सा अगर इससे रिलेटेड बात करें तो कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे 315 से लेकर 323 तक, यानी कि 315 से लेकर, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन,
315 से लेकर 323 तक ये जो आते हैं आर्टिकल, ये आते हैं हमारे पीएससी से रिलेटेड। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आता है। तो क्या होता है कि ये 315 जो होता है इसमें होता है हमारा पीएससी का पीएससी फॉर यूनियन और स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, पीएससी फॉर यूनियन एंड स्टेट आती है। और इसमें कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 323 रिपोर्ट की बात की गई है। 323 के अंदर क्या आता है, रिपोर्ट ऑफ पीएससी, पीएससी की रिपोर्ट आती है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। 315 से लेकर 323 तक पीएससी आता है, और इसमें यूनियन एंड स्टेट का पीएससी जो बात की गई है वो 315 आर्टिकल में की गई है, और 323 में आर्टिकल में बात की गई है रिपोर्ट ऑफ पीएससी। और ये किसे सबमिट की जाती है, ये प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया था, और ये किस लिए आया था कि जब हमारा इंडिया फ्री हुआ है ब्रिटिश रूल से, तो वो किस तरह से काम करेगा, कैसे किस तरह से आगे पूरा पॉलिटिक्स पूरा कैसे काम करेगा। तो उसमें कौन कौन थे, एक थे सर स्टफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और पैथिक लॉरेंस थे, रेडक्लिफ नहीं थे। तो ये पूछा गया है नॉट अ मेंबर, यानी कि राइट आंसर हमारा रेडक्लिफ हो जाएगा। तो इन तीनों ने आकर दो सजेशन दिए। पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट, पहला ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, और दूसरा ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी। तो ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ये दो इनके सजेशन थे। और ये कब बनेगी, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन होंगे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, रेडक्लिफ। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन, देखिए कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो जिस आर्टिकल के अंदर हम लोग अमेंडमेंट करते हैं वो है 368। तो राइट आंसर तो सी हो जाएगा हमारा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल की। देखिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, 58 था 78 था, थोड़ा आसपास का ध्यान रहता है ना, तो हम इसलिए इसको क्लियर कर देते हैं। 348 में क्या है कि बात की गई है लैंग्वेज की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो एक्ट्स हैं, जो बिल्स हैं, उनकी लैंग्वेज क्या यूज़ की जाएगी, लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये हो जाता है हमारा 348 आर्टिकल में। 358 में है, देखिए जो इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल 19 है वो ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका एबोलिशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है 358 में, इमरजेंसी के टाइम। 368 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है, और 378 में है प्रोविजन एज पीएससी। तो इतना ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 395, 450, 448, 399। तो अभी जो करेंटली जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 448, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अभी रिसेंटली कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, और 25 पार्ट्स हैं। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो 12 शेड्यूल हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। देखिए न्यू स्टेट बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 में क्या है कि न्यू एक स्टेट का एडमिशन है, इंडियन जो हमारी टेरिटरी है उसके बाहर से लाना, ये हमारा हो जाता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो हमारी स्टेट है उनको दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट को मर्ज करके जोड़ देना, एक स्टेट बनाना, या एक स्टेट को एक से ज़्यादा स्टेट में अलग अलग कर देना। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का हुआ, अलग अलग स्टेट हो गई, आंध्र प्रदेश का हुआ, तेलंगाना अलग हो गया। तो ये किसने किया, किसके थ्रू हुआ, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। कौन कौन सी आर्टिकल 3 में कौन कौन सी हैं, देखिए पहले तो आती है कि एक स्टेट को
अलग कर देना, मतलब तोड़ देना, अलग अलग दो स्टेट बना देना, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट को एक स्टेट बना देना। थर्ड आता है कि उसकी जो बाउंड्री है उसको कम या ज़्यादा कर लेना। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि उस स्टेट का नाम बदल देना, किसी भी स्टेट का नाम बदलना। ये सब पावर्स जो हैं ये किसके पास हैं? ये हैं पार्लियामेंट के पास। इन्हें ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल के अंदर, 2 और 3। 2 में क्या है कि इंडियन टेरिटरी के बाहर से लाना न्यू स्टेट का एडमिशन, और 3 में है कि इंडियन बाउंड्री के अंदर ये काम करना। तो ये सब जो पार्ट्स हैं ये हैं पार्लियामेंट के पास। राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। देखिए एक स्टेट जो बनती है तो क्या क्या चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए जब हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट बन सकती है। तो 3 चीज़ें होती, 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि पॉपुलेशन, पहला होता है कि लैंड हो, एक लैंड हो, या फिर जैसे हम कहते हैं कि एक टेरिटरी हो और एरिया हो, एरिया हो जाए। सेकंड होता है कि उस पर पॉपुलेशन हो, कुछ लोग हों, पॉपुलेशन हो उस पर। थर्ड आता है गवर्नमेंट हो, यानी कि उस पर कोई गवर्नमेंट काम करे। और फोर्थ आता है कि वो गवर्नमेंट कैसी हो, वो सोवेरियन हो। देखिए 2 फिजिकल आते हैं हमारे, और 2 जो एसेंशियल एलिमेंट आते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल एलिमेंट। 2 फिजिकल और 2 पॉलिटिकल। तो एम एरिया और पॉपुलेशन ये फिजिकल हो गए, और पॉलिटिकल कौन से हो गए? गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट कैसी हो? सोवेरियन हो। सोवेरियन मीन्स जैसे पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो हमारा इंडिया सोवेरियन नहीं था, यानी कि जो भी लैंड हो हमारी, जो भी एरिया है उस पर जो गवर्नमेंट हो वो उसी का हक हो कानून बनाने का, कोई और अपना कानून उस पर ना बनाए। तो ये होता है सोवेरियन होना, यानी कि संप्रभुता कहते हैं, हिंदी में संप्रभुता वर्ड यूज़ किया जाता है। तुम्हारा राइट आंसर इनमें से कौन हो जाएगा? इसमें देखिए पूछा गया नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। तो देखिए पॉपुलेशन हाँ हो, सोवेरियन भी हो, एरिया भी हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग की बात हो जाती है, गवर्नमेंट अपना एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो आगे प्रोसीजर से रिलेटेड हो जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। जो बेसिक एलिमेंट है वो ये हैं। नेक्स्ट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज समन्ड बाय। देखिए एक आता है वर्ड समन्ड और एक आता है प्रिसाइडेड। तो देखिए समन्ड बाय यानी कि कौन उन्हें बुलाता है हाउस ऑफ पीपल को जॉइंट सिटिंग के लिए, तो वो पार होती है प्रेसिडेंट की। और उसे प्रिसाइड कौन करता है, यानी कि उस पर कौन करता है, तो वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जॉइंट सिटिंग जो होता है ये होता है आर्टिकल 108। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल जो होता है वो 108 होता है। इस आर्टिकल के थ्रू पूरा इसमें क्या बताया गया है, पूरा प्रोसीजर बताया गया है। क्या होता है कि जैसे लोग कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ लाया गया किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में पहले आ सकता है लोकसभा या राज्यसभा। क्या हुआ कि लोकसभा के मान ली पास आया तो इसने पास कर दिया, राज्यसभा को पास कर दिया। अब दूसरा जो हाउस होता है, चाहे पहले जो भी आए, जो दूसरा हाउस है वो चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे, फौरन रिजेक्ट कर दे, या चाहे तो 6 मंथ के लिए उसे पेंडिंग छोड़ दे, उसे छोड़ दिया पेंडिंग 6 मंथ के लिए बाद, या फिर उसे देखे समझे, मतलब थोड़ा टाइम ले उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दे। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। तो देखिए इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, डेडलॉक कंडीशन आ जाती है, यानी कि प्रोसेस रुक जाती है। अब ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये यहीं रुक गया, या तो फॉरन रिजेक्ट हो गया है, या तो 6 मंथ के लिए पेंडिंग हो गया है, या तो उसने देख कर थोड़ा चेक वेक कर और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो तीनों चीज़ें हो जाती हैं ये सेकंड वाला हाउस करेगा, जो भी हो, लोकसभा या राज्यसभा। तो इस टाइम पे क्या करता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पार होती है, वो जॉइंट सिटिंग के लिए दोनों हाउसेस को बुलाता है, और उस जो वो लॉ चल रहा होता है उस लॉ को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जाता है। तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब हम लोग लेंगे कि मेजॉरिटी लेंगे, दोनों हाउसेस के मेंबर्स की मेजॉरिटी जो होगी वो मानी जाएगी। तो ये हो जाती है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि इसके बाद सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग उसे पास किया जाता है। तो ये जो होता है ये प्रेसिडेंट के पास पार होती है। अब बात करते हैं कि इसको प्रिसाइड कौन करता है। देखिए जो जॉइंट सिटिंग होता है उसको जो प्रिसाइड करता है वो स्पीकर करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा। ये आता है आर्टिकल 118 के अंदर, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जॉइंट सिटिंग किसके अंदर आती है, 108 के अंदर आती है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट।
हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग कौन प्रिसाइड करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू इक्वालिटी। देखिए ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने जैसे बताया है कि इसको ध्यान याद रखने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं, री फर, इसको अलग कर लिए, फर को अलग कर लिए। देखिए 12 to 35 जो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की, तो ये जो 14 है, 14 to 18 आर्टिकल्स हमारे राइट टू इक्वालिटी यानी कि इनसे आएगा। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 होता है। राइट टू फ्रीडम, एफ से फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 से 22। उसके बाद ये ई जो है, ई से आ जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसमें चाइल्ड लेबर की बात की जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाती है, वो हमारे आ जाएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। इसमें आ जाएगा 23 से लेकर 24 तक, यानी कि 23, 24। उसके बाद जो आर से आता है, ये आता है राइट रिलीजन के लिए। तो राइट टू रिलीजन वाला जो होता है, ये आते हैं 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कल्चरल राइट्स आ जाते हैं। कल्चरल राइट्स आ जाते हैं, वो होते हैं 29 और 30। उसके बाद रेट्स आती हैं हमारी 32 में। तो देखिए फंडामेंटल राइट से क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी में 14 to 18 आते हैं। एफ फ्री राइट टू फ्रीडम 19 से 22। और ई से कौन सा आ जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। और राइट टू रिलीजन यानी कि कौन सा आ जाएगा 25 to 28। उसके बाद 29, 30 हमारा कल्चरल राइट आ जाता है, कल्चरल एजुकेशन राइट। तो इसमें माइनॉरिटीज़ की बात की गई है कल्चरल एजुकेशन राइट में। अब बात करते हैं कि ये जो राइट टू इक्वालिटी है किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो हमारा आर्टिकल 14 आता है। अब बात करते हैं अगर राइट टू ये आर्टिकल 19 की बात करें तो ये किस में आएगा, ये फ्रीडम में आएगा। राइट टू फ्रीडम के अंदर एक आर्टिकल है 19, ये आएगा। 20 भी इसके अंदर आएगा। और 18 जो होता है वो क्या होता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो टाइटल्स पहले टाइम पे मिलते थे, सर, लॉर्ड, राजा, ये सब, महाराजा, ये सब जो मिलते थे, इनका एबोलिशन आता है हमारा आर्टिकल 18 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है द अपर हाउस ऑफ इजिप्शियन पार्लियामेंट इज नोन एज। देखिए दूसरे जो मुल्क होते हैं इनके भी हाउसेस का पूछ लिया जाता है कि इसका क्या नाम, क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब है। ऐसे दूसरे कंट्रीज़ का भी पूछ लेते हैं। तो ये इजिप्शियन का होता है शूरा काउंसिल। राइट आंसर इज ए। तो हमारे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हमारे इससे पहले के हमने प्रीवियस पेपर के भी थोड़े से कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, 2014 का और 2017 का पेपर, तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।